एवरीवन, वेलकम टू सीएससी नाउ करंट अफेयर्स सीरीज। आज हम 12 फरवरी आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द हिंदू। ओके, दिस इज अ प्रोफाइल, यू ऑलरेडी आर अवेयर अबाउट इट एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाईली रेलिवेंट प्रीलिम्स क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके प्रीलिम्स 2026 में आने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सो न्यूज वो था, इंडिया गेट्स फर्स्ट म्यूजिकल पाथ। ओके, सो इस न्यूज से आपका फ्रंट पेज न्यूज था ये। The, with reference to musical roads globally, consider the following statement. The concept was originally developed using Hungarian technology, कि हंगरी जो कंट्री है वहाँ की टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया गया था। एंड द सेकंड ऑप्शन इज सिमिलर म्यूजिकल रोड्स एग्जिस्ट इन जापान एंड साउथ कोरिया। खैर जापान और साउथ कोरिया दोनों जगह है ये। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू इम्प्लीमेंट सच अ रोड। ओके, सो ये एक ऑप्शन हो गया आपका। नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज द मुंबई स्ट्रेच इज द फिफ्थ सच रोड इन द वर्ल्ड, कि मुंबई वाला जो स्ट्रेच है वो फिफ्थ रोड है इन द वर्ल्ड। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि इन दोनों में से एक ही होगा, आप समझ सकते हो। दूसरे या तीसरे में से एक ही ऑप्शन होगा, दूसरा और तीसरा साथ में नहीं जा सकता है। तो ये दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, 50-50 आप पहुंच सकते हो बिना कुछ जाने हुए। फिर सो म्यूजिकल रोड बेसिकली ये होता है, एक तरह से समझ लो कि अगर एक पर्टिकुलर स्पीड से ऊपर आप जाते हो तो वहां वाला जो जोन होगा वहां पे म्यूजिक बजेगा, जैसे यहाँ बोला है कि जय हो म्यूजिक बजेगा। ओके, सो राइट आंसर फॉर दिस इज ए। ओके, 1, 2 एंड 4। थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है। इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री नहीं है एशिया में। ओके, इंडिया में फर्स्ट कंट्री क्या है, जैसे कहा कि जापान और साउथ कोरिया के पास ऑलरेडी है, तो इन कंट्रीज में पहले से ही है। इंडिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री और हंगेरियन टेक्नोलॉजी पे ही ये बेस्ड है। मुंबई वाला फिफ्थ है इन द नाउ वर्ल्ड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो इस बार रिवर इंटरलिंकिंग फिर से इंपॉर्टेंट है। तो विथ रेफरेंस टू द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट एम्स टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम द केन रिवर बेसिन टू द बेतवा रिवर बेसिन। Second, it is part of the National Perspective Plan for Interlinking of Rivers. Third, it seeks to address water scarcity in the Bundelkhand region. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, केन टू बेतवा ट्रांसफर करना है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ये क्या कह रहा है कि इट इज पार्ट ऑफ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के प्लान का हिस्सा है। थर्ड क्या है, इट सिक्स टू एड्रेस वाटर स्कार्सिटी इन द बुंदेलखंड रीजन, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी 1, 2 एंड 3। Third question for the day. With reference to Consumer Price Index in India, CPI, the CPI based revision exercise measures a slice of important article है, पढ़ना जरूर। CPI और WPI पे यूपीएससी ने मल्टीपल ईयर्स जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। So CPI based inflation is the primary inflation indicator used by RBI इंडिया फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस होते हैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने घटाने वाली चीजें, वो कह रहा है वो सीपीआई बेस्ड होता है। सेकंड ऑप्शन इज सीपीआई कैप्चर्स ओनली फूड प्राइसेस एंड एक्सक्लूड सर्विसेज, कि सिर्फ फूड प्राइसेस को काउंट करता है, सर्विसेज इसमें काउंट नहीं है। थर्ड ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज CPI base year revision primarily aims to reflect changes in consumption patterns and improve accuracy। कह रहे जो CPI का बेस ईयर रिवीजन जो है उसका मेन एम क्या है कि कंजम्पशन पैटर्न को रिफ्लेक्ट करना, मतलब काउंट करना कि अब चीजें बदल चुकी हैं, और एक्यूरेसी थोड़ा और इम्प्रूव करना। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज आपका जो बी आंसर है। ओके, 1 एंड 3। सेकंड वन इज इनकरेक्ट। यहाँ पे फूड प्राइसेस के साथ साथ सर्विसेज भी, मतलब सर्विसेज भी होता है और फूड प्राइसेस भी होता है। फर्स्ट वन इज करेक्ट, ठीक है, कि रिफ्लेक्ट करता है, आरबीआई यूज करता है इसको। एंड थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट, एक्यूरेसी बेटर होगी, और क्योंकि नया होगा तो नई चीजें जो है, जो नया बास्केट होगा कंज्यूमर का, वो सब चीजें इसमें काउंट हो जाएंगी। और इस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लेना। जो सीपीआई बेस ईयर अपडेट हुआ है वो 2012 से अपडेट होकर अब क्या हो गया, आपका 2024 हो गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है। 2024 है और इसमें दोनों ही होते हैं, गुड्स भी होते हैं सर्विसेज भी होते हैं। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू जुडिशियल इंटरवेंशन इन रिलीजियस मैटर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, Article 25 and 26 of the Constitution guarantee absolute freedom of religion. Second, the essential religious practices test was evolved by the Supreme Court. Third, even essential religious practices can be subjected to constitutional morality. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 25 एंड 26 जो है वो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं, गलत है। हमारा जो
फंडामेंटल राइट होते हैं आपको पता होगा, उसमें काफी ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 25 है, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, दैट इज सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट वाज इवॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट। तो आप लोग जो है कमेंट में बताएंगे कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है किस जुडिशियल वर्डिक्ट में आया था। सेकंड हो गया आपका सही। थर्ड, इवन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैन बी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो ये सही है। जैसे सबरीमाला केस में देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सोशल मोरालिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग वर्टिकल डिवोल्यूशन। ओके, वर्टिकल मतलब सेंटर से जो स्टेट की तरफ जा रहा है उसे वर्टिकल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब अक्रॉस द स्टेट जो है। फंडा फाइनेंस कमीशन आपका इंपॉर्टेंट है, 16 फाइनेंस कमीशन। मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी ने पास्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। सो पहला ऑप्शन आपका 14 फाइनेंस कमीशन इंक्रीज्ड स्टेट शेयर टू 42% कह रहा है, स्टेट्स का शेयर बढ़ा के 42% कर दिया था। 15 फाइनेंस कमीशन रिड्यूस्ड इट टू 41% कह रहा है, 41% पे लेके चले गए घटा के, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, क्योंकि नया स्टेट बन गया था। ठीक है। Now, the third option is 16 Finance Commission retained the state share at 41%। जो मतलब एग्जिस्टिंग वाला चीज जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसने क्या किया कि 41% पे ही रखा। अब यूपीएससी इस तरह की चीजें पूछता है, जैसे अक्रॉस द 5 ईयर प्लान या फाइनेंस कमीशन, इस तरह की चीजें। सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क योर आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज नॉट ऑल, इट्स बी। सेकंड ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट है। मोस्ट ऑफ यू वी बिलीव दैट यू वुड हैव गॉट इट रॉन्ग। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि क्रिएशन नहीं हुआ था, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट जे एंड के वगैरह। यहाँ पे आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो या तेलंगाना किसी को गलत याद हो टाइमलाइन का, यहाँ पे क्या हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। ठीक है, जे एंड के का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और ये रीऑर्गेनाइजेशन होकर क्या हुआ था, दो यूटी बने थे। ओके, सो नो क्रिएशन ऑफ स्टेट। ओके, बाकी जो स्टेटमेंट है वो सही है, 42% एंड 41%। Now coming to question number 6. In Finance Commission terminology, the term income distance primarily refers to first statement, the gap between a state's tax, revenue and expenditure. Second statement, the difference between a state's per capita income and the highest per capita income among state. Third, the geographical distance between state. Fourth, the difference between rural and urban incomes within a state. So please pause and mark your answer. देखो, इनकम डिस्टेंस की बात हो रही है तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है नहीं, तो सी ऑप्शन वैसे ही चला गया आपका। ठीक है। और एक स्टेट के अर्बन रूरल इनकम को क्यों करा जाएगा? अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन करना है तो अलग अलग स्टेट को मेजर करना है, एक स्टेट के अंदर का मेजर भी नहीं करना है, तो डी ऑप्शन भी गया आपका। फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है, द गैप बिटवीन स्टेट्स टैक्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, तो डेफिसिट की बात हो रही है, वो इनकम डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। तो बी आपका सही है कि डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स पर कैपिटा इनकम और हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम अमॉन्ग स्टेट, जो स्टेट में जिसका सबसे बेटर है उससे क्या पर कैपिटा का डिस्टेंस है, वो इनकम डिस्टेंस है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मान लीजिए तमिलनाडु का 2 लाख है, वी हैव नॉट काउंटेड, आप वो डेटा चेक कर लेना। बिहार का अगर 1 लाख है तो जो गैप हो जाएगा वही आपका इनकम डिस्टेंस है। इक्विटी वगैरह अचीव करने के लिए इसे काउंट किया जाता है। सेवंथ क्वेश्चन, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, अगेन बहुत ज्यादा न्यूज में है ये, गवर्नमेंट का इस पे नोटिफिकेशन आया है कि जो भी नेशनल एंथम जहां जहां प्ले किया जाता है जिस भी इवेंट पे, उससे पहले इसको प्ले किया जाना चाहिए, दैट इज हैज बीन मैंडेटेड। सो पहला स्टेटमेंट, वंदे मातरम वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, सेकंड ऑप्शन, ऑफिशियल वर्जन ऑफ नेशनल सॉन्ग इज अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट्स लॉन्ग, कह रहे 3 मिनट लॉन्ग है ऑफिशियल जो वर्जन है इसका। नाउ द थर्ड ऑप्शन कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस नेशनल सॉन्ग, कह रहा है नेशनल सॉन्ग जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन्ड है। एक तरह से इनडायरेक्टली आप कह सकते हो नेशनल एंथम को मेंशन किया गया है। नेशनल एंथम जो है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटी के थ्रू मेंशन किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपका 51A में जो है आपको उसको मेंशन किया गया है, नेशनल सॉन्ग को मेंशन नहीं किया गया है। फर्स्ट वन इज करेक्ट कि हाँ बंकिम चटर्जी ने लिखा है, उन्होंने लिखा है, तो ये तो आपको पता ही होगा। और ये 3 मिनट का लॉन्ग है। आप लोग इसमें बताइएगा इसमें कितने स्टैंजा है। यूपीएससी पूछ रहा है इस तरह की चीजें, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, जो चीजें, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, 1 and 2। Now coming to question number 8. With reference to Biopharma Shakti, consider the following statement. First, it is
a 10,000 crore program to be implemented over 5 years. Second, it aims to promote indigenous development of biologics and biosimilar. Third, it is being implemented by Ministry of Health and Family Welfare. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो देखो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये 10,000 करोड़ का प्रोग्राम है, ये सही है, ये बजट में इस साल अनाउंस किया गया है, 5 इयर्स में इम्प्लीमेंट होगा ये। सेकेंड स्टेटमेंट जो है आपका, इट एम्स टू प्रमोट इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर, ये भी सही है। तो देखो बायोलॉजिक्स क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल ड्रग्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से या फिर ईस्ट से डिराइव किया जाता है। कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया जाता है। और क्यों यूज करते हैं इसको, इट इज यूज टू ट्रीट क्रॉनिक डिजीजेज लाइक कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इन सारे क्रॉनिक डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्रग्स डिराइव किया जाता है उसको बायोलॉजिक्स कहते हैं। थर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए 1 and 2 ओनली। The ninth question, which of the following best describes biosimilars? Again, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, सिमिलर कंसेप्ट है, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। एग्जैक्ट केमिकल कॉपीज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स हुज पेटेंट्स हैव एक्सपायर्ड, कह रहा है जो स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स है जिसका पेटेंट एक्सपायर हो चुका है, ओके, तो वो बायोसिमिलर हो गया। देन बी, नियर आइडेंटिकल वर्जन ऑफ बायोलॉजिक ड्रग्स डेवलप्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन, जो पेटेंट प्रोटेक्शन दिया गया था उसको तो वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद बनाया गया। Then C is herbal substitutes for synthetic pharmaceutical products, एक तरह से कह लो आयुर्वेदा substitute. Then the D option is genetically modified crops used for medicinal purposes, कि genetically modified जो प्लांट है उसको अगर मेडिसिन का यूज कर रहे हैं। सो पॉज द वीडियो और मार्क द आंसर। ये आर्टिकल काफी अच्छा है, पढ़ना चाहिए आपको और इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। दोनों ही जो 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो आपका बायोसिमिलर एंड बायोलॉजिक्स। तो द राइट आंसर फॉर दिस इज बी। ए और बी सिमिलर लग सकता है आपको, लेकिन जाएगा ना एग्जैक्ट केमिकल कॉपी नियर आइडेंटिकल वर्जन, एग्जैक्ट केमिकल कॉपी नियर आइडेंटिकल वर्जन है जो बायोलॉजिक ड्रग है जो बनाया गया है आपका ना लिविंग बीइंग से डिराइव करके, उन्हीं का है, लेकिन पेटेंट एक्सपायर वाली चीज, उनका पेटेंट प्रोटेक्शन एक्सपायर हो जाना चाहिए। ओके, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।